और आज की कहानी है कमरा नंबर C-206। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक लिसनर नितिन ने भेजी है, जो मुंबई में रहते हैं, और ये उनकी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। कई चीज़ें इसमें हमने वही रखी हैं जो नितिन के साथ घटी थी, लेकिन बस नाम हमने चेंज कर दिया है, जैसे होटल का नाम। तो आइए सुनते हैं एक सत्य घटना पर आधारित कहानी, कमरा नंबर C-206। गोवा के खूबसूरत तटों पर कैलंगुट बीच के पास है होटल लोटस। दूर से देखने में तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, लेकिन इसका कमरा नंबर C-206 अपनी भयानक दास्तान छुपाए हुए था। इस कमरे में रहने के दौरान हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। 9 नवंबर, गोवा की रंगीन गलियों में खोए हुए ये हमारे हनीमून का पहला दिन था। हवा में मीठे नारियल पानी की खुशबू थी और चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बीच पर आती नीली समंदर की लहरें। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, मगर ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक 10 नवंबर की सुबह 3 बजे के करीब एक चीख ने मुझे जगा दिया। मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर निकली। चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और बदन पसीने से तर। उसने बताया कि वो बाथरूम में फिसलने ही वाली थी कि किसी ने अचानक से उसकी कलाई पकड़ ली, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बचा लिया हो। उस सुबह घूमने निकलने से पहले उसने पूछा था कि क्या मैंने बाथरूम में अपने मोजे रखे थे, क्योंकि उसे बहुत बदबू आ रही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने मोजे तो कमरे में जूतों के पास ही रखे। और मैंने महसूस किया कि मुझे भी एक अजीब सी गंध आई थी। तब हम दोनों को लगा कि शायद कोई ड्रेनेज का काम चल रहा होगा। लेकिन फिर यह सिलसिला शुरू हुआ। उसे लगने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, खासकर कमरे के अंदर। कभी कसकर पकड़ता तो कभी ढीला छोड़ देता, जैसे उसे कमरे के बाहर ले जाना चाहता हो। बाहर निकलते ही मेरी पत्नी पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाती थी और कमरे में घुसते ही उसमें एक अजीब सी सुस्ती छा जाती थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके ऊपर हावी हो जाता है। अजीब बात तो ये लग रही थी कि जैसे जैसे वक्त कट रहा था, मेरी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा था। उसे अकेले कमरे में रहने में डर लगने लगा। कई बार उसे लगता कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, और यह खासकर रात के समय होता था। एक बार तो उसने यह भी दावा किया कि अंधेरे में किसी का साया उसका पीछा कर रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो थक गई है, घूमने की थकान होगी। फिर मुझे लगा शायद इस कमरे के वाइब्स की वजह से ऐसा फील कर रही होगी, क्योंकि कमरे का माहौल ही कुछ दबा हुआ सा था। लेकिन 11 नवंबर को भी यह सिलसिला जारी रहा। हम बाहर घूमने चले गए। दोपहर में बीच के किनारे मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि चलो लंच के लिए कमरे में चलते हैं और फिर शाम को फोर्ट अगोड़ा घूमने चलेंगे। मगर मेरी पत्नी ने दोपहर में भी कमरे में जाने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि हम होटल के कमरे से बाहर होते थे तो उसकी तबीयत ठीक रहती थी, और जैसे ही कमरे में घुसते थे वो परेशान होने लगती। उस रात जैसे ही हमने अपने कमरे में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक हमारे रोंगटे खड़े कर गई। कमरे में एक भारीपन था, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें घेर रही हो। डर के मारे हमने अपनी माँ को फोन किया। उनकी चिंतित आवाज सुनकर हमारा दिल धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत हमारे एक चाचा को फोन करने के लिए कहा, जो दूर से ही पूजा पाठ कर सकते थे। उम्मीद की किरण पकड़ते हुए हमने चाचा को फोन लगाया। उनके सवालों ने धीरे धीरे हमारे अंदर डर को और बढ़ा दिया। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या कमरे में दाखिल होते ही बाथरूम हमारी दाईं तरफ है। मैंने हाँ में जवाब दिया, ये सोचते हुए कि ये तो हर कमरे में होता है। उन्होंने फिर पूछा, क्या बिस्तर के दोनों तरफ लकड़ी की टेबल्स हैं? मैंने फिर से हाँ बोला और ये सोचा कि अमूमन होटल्स में ऐसा होता ही है,
हर सवाल के जवाब में हाँ कहते हुए कमरे का नज़ारा मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। लेकिन अगले सवालों ने तो खून ही जमा दिया था। उन्होंने पूछा, क्या छत पर कोई काला धब्बा है? मेरी नज़र छत पर गई और फिर मेरी रूह कांप उठी। बिस्तर के ठीक ऊपर एक बड़ा सा भयानक काला धब्बा था। फिर चाचा जी ने पूछा, क्या दीवारों का रंग हल्का पर गहरा सा है? मैंने देखा ध्यान से तो दीवारें हल्के बेज रंग की थी, मानो शाम के रंग में रंगी हो। क्या तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के साय में कोई फर्क नजर आ रहा है तुम्हें? हमने घबरा कर नीचे देखा। मेरा साया तो गहरा था, लेकिन मेरी पत्नी का साया हल्का, लगभग पारदर्शी सा लग रहा था। चाचा ने तुरंत फोन पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। डर के मारे हम हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमें सुबह होते ही कमरा बदलने की सख्त हिदायत दी। धीरे धीरे हमने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। हर पल हर आवाज हमें और भी डरा रही थी। 10 मिनट बाद ही माँ का फोन आया। उनकी आवाज में अजीब सी कंपन थी, घबराहट थी। उन्होंने तुरंत हमें कमरा बदलने को कहा। बेटा बेटा देर मत करना, अभी इसी वक्त वो कमरा खाली कर दो, वहां कोई है। उनके शब्दों ने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी और बिना देरी किए हमने उस भयानक कमरे को तुरंत छोड़ दिया। हम घबरा कर रिसेप्शन की ओर दौड़े, पर रात के मैनेजर ने कमरा ना होने का बहाना बनाकर टाल दिया। जिस ऐप से हमने बुकिंग की थी, उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की और मजबूरन हमें रात लॉबी में गुजारनी पड़ी। लॉबी की खामोशी, हवा में गूंजती अजीब सी आवाजें और हर कोने से आती नजरें हमें और भी डरा रही थी। मेरी पत्नी का हाथ मेरे हाथों में ठंडा पड़ा हुआ था और उसका चेहरा डर से पीला। अगली सुबह 12 नवंबर को हम होटल मैनेजर के पास फिर से गए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद उसने बताया कि आज शाम 7 बजे एक कमरा खाली होगा। उसकी सफाई के बाद 8 बजे तक वो कमरा हमें मिल जाएगा। हम सुबह से शाम तक बीच पर बैठे रहे। हमारी कमरे में जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। 8 बजे के करीब हमें होटल से फोन आया कि दूसरा कमरा खाली हो चुका है और वहां की सफाई हो चुकी है, हम शिफ्ट कर सकते हैं। हम अपने पुराने कमरे में सामान लेने गए। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी गंध ने हमारे नाक को छुआ, मानो हवा में धूप और मिट्टी की खुशबू के साथ कुछ बासी और कुछ सड़ी हुई गंध भी मिल गई हो। सामान ले जाने के लिए होटल का स्टाफ आया, जो पिछले 3 सालों से वहां काम कर रहा था। डर के मारे मेरी पत्नी ने आखिर पूछ ही लिया, भैया क्या इस कमरे में पहले भी किसी ने ऐसा कुछ फील किया है? वो स्टाफ पहले तो टालता रहा, पर फिर उसने बताया कि 2 महीने पहले 10-12 दोस्त वहां आए थे और उनमें से 2 लड़कियां C206 के नीचे वाले कमरे में रुकी थी और उन्हें भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था और उन्होंने भी अपना कमरा बदलवा लिया था। यह सुनकर हमारा डर और भी बढ़ गया और अचानक वहां बिजली चली जाती है। पूरे वातावरण में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में हम सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे थे। मेरी पत्नी मेरे पास सिमट कर रोने लगी। डर के मारे मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, देखो देखो चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। किसी तरह हम तीनों फोन की टॉर्च के सहारे नए कमरे में पहुंचे। रात भर हमारी नींद उड़ी रही। हर आहट, हर सरसराहट हमें और डरा रही थी। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मेरी पत्नी का जरूरत से ज्यादा खाना मुझे और भी बेचैन कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अनजान मुस्कान। तभी मेरी मां का फोन आया। और उन्होंने हमें वापस मुंबई आने को कहा। पहले तो हमने मना कर दिया,
पर माँ के बार बार कहने पर हमें आखिरकार गोवा छोड़ना ही पड़ा। जैसे ही हमने गोवा छोड़ने का फैसला लिया, मेरी पत्नी का अजीब व्यवहार थोड़ा कम हुआ, मानो वो किसी बंधन से मुक्त हो गई हो। लेकिन मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कमजोरी, बुखार, बोलने में परेशानी और पैरों में तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैर पकड़कर मुझे रोकना चाह रहा हो। हमने जैसे तैसे करके सारा सामान पैक किया, होटल लॉबी में पहुंचे, मैनेजर से बात की और उससे हमने अपना सारा एक्सपीरियंस सच सच बता दिया। उसने सब ध्यान से सुना और फिर वो बोला, देखिए सर, होटल पॉलिसीज है, अब बचे हुए दिनों के पैसे तो हम रिफंड नहीं कर सकते। और मैंने उससे कहा कि देखिए, मैंने आपको जो कुछ भी बताया है मैं रिफंड के लिए नहीं बताया है। मेरी पत्नी की हेल्थ पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उस कमरे की जांच ज़रूर करवाएं। वहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी है, एक अजीब सी घुटन होती है उस कमरे में। मैनेजर ने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं मैनेजमेंट से वहाँ पूजा पाठ करवाने के लिए कहूँगा। एक्चुअली ये सारे रिचुअल्स पूरे होने तक रिजॉर्ट के उस हिस्से में हम किसी भी नए शादीशुदा जोड़े या बच्चे को नहीं ठहरवाएंगे। मैनेजर की इन बातों ने मुझे थोड़ी संतुष्टि दी और उससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं पहाड़ों की चढ़ाई उतर कर आया हूं। अचानक इतना थका हुआ फील कर रहा था कि पूछो मत। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और वहां से निकलने में कामयाब रहा। वो जो भी नेगेटिव एनर्जी थी मानो हमें उस जगह से जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले, एक अजीब सी राहत मिली, मानो किसी पिंजरे से निकल गए हों। रास्ते में चारों तरफ पहाड़ों की खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी सुकून देने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। विदा लेते समय मैनेजर ने धीमे स्वर में कुछ ऐसा कहा था जिसने खून जमा दिया था मेरा। मैनेजर ने कहा, सर वैसे आप वाकई भाग्यशाली हैं। आपसे पहले जो कपल रुका था वो रात को अचानक अपना सामान छोड़कर गायब हो गया था। हमने जब उनसे कनेक्ट किया तो वो अपने शहर पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने सामान को फेंकने के लिए कह दिया था। कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था उन्होंने। मैनेजर की ये बात सुनकर तो जैसे मेरे मुंह का पानी सूख गया। हमने जो महसूस किया था वो सिर्फ थकान या डर नहीं था, वो एक अदृश्य बुरी ताकत थी, कुछ ऐसा जिसका सामना करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था और वहां रुकना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। आप सोचिए, रात भर उन खामोश चीखों को सहते हुए उस कमरे में अकेले रहना। कभी सोचा भी नहीं था कि हनीमून मनाने निकले थे और मौत के मुंह से वापस आएंगे। मैं रास्ते भर गाड़ी चलाते हुए भी अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए था और उसके हाथ कांप रहे थे। उस कमरे में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं थी, न उसमें न मुझ में। हम दोनों खामोश थे। उस पहाड़ी रास्ते में सिर्फ गाड़ी की गुरगुराहट गूंज रही थी। गोवा से निकलते ही जैसे हम महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल हुए, मेरी पत्नी को तो अच्छा फील होने लगा, लेकिन मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द उठने लगा। ये दर्द इतना तेज था कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया था। हम पुणे के लिए अंबोली घाट से जा रहे थे। घने जंगल के बीच अचानक एक छोटी सी दुकान दिखी, मानो जंगल ने हमें कुछ देर राहत देने के लिए रास्ता खोल दिया। हम वहां चिप्स लेने के लिए रुके। और मैं वहीं एक सिगरेट पीने लगा। उसी दौरान हम दोनों ने देखा कि वहां एक कुत्ता था जो एक पट्टे से बंधा हुआ था, लेकिन वो कोई आम कुत्ते की तरह नहीं भौंक रहा था। उसकी भौंक एक खौफनाक चीख की तरह थी, जो मानो सीधे हमारी रूह को चीर रही हो। मेरी पत्नी ने बड़ी सहमी हुई आवाज में मुझसे पूछा, ये आते जाते तुम कभी इस कुत्ते से मिले हो क्या? उसकी बातों में भी एक अजीब सी दहशत थी। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दुकान जंगल के बीचों बीच एकदम ऐसे सुनसान इलाके में कैसे हो सकती? और वो कुत्ता, उसकी भौंक में एक अनजान हिदायत सी छिपी हुई थी, मानो वो हमें जल्दी निकलने की चेतावनी दे रहा। हमने बिना देरी किए वहां से निकलने का फैसला लिया।
पुणे वापस जाते समय हमने चाचा को फ़ोन किया और बताया कि हम गोवा से निकल चुके हैं और उनके यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और कहा कि गाड़ी संभल कर चलाना और कहीं रुकना मत। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ कमरे में दिखाई दिया या महसूस हुआ था क्या, जिसकी वजह से हमें कमरा बदलने को कहा और दूसरे दिन माँ ने तुरंत फ़ोन करके गोवा छोड़ने को कहा। उनकी आवाज़ फ़ोन पर थरथरा रही थी। उन्होंने जवाब दिया, बेटा घर आ जाओ, बाद में डिटेल में बात करेंगे और अभी गाड़ी चलाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, ओके? उनकी घबराहट इतनी साफ थी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब हम अपने चचेरे भाई के फ्लैट पर पहुंचे तो चाचा ने सबसे पहले गाड़ी से उतरकर प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जरूर करना। हमने उनकी बात मानी और प्रार्थना करने के बाद अपने चचेरे भाई के फ्लैट पर चले गए। मेरी टांग में अभी भी दर्द था। फिर मैंने एक गिलास पानी पिया, पानी से अच्छे से अपने पैर धोए और कुछ ही मिनटों में मेरा दर्द गायब हो गया। मैं बिल्कुल फ्रेश फील करने लग गया, मानो अभी सोकर जागा हूं, और 12-13 घंटे की ड्राइव की थकान बिल्कुल चली गई थी। मैं अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए चाचा के पास गया, लेकिन वो पूजा में व्यस्त थे और मेरे भाई ने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ पता है क्या, तो वो मेरा सवाल सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने मना कर दिया। हमने रात चाचा के घर ही बिताई और सुबह सुबह वहां से मुंबई अपने घर के लिए निकलने वाले थे। मेरी पत्नी चैन की नींद सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा उस कुत्ते के बारे में, उस दुकान के बारे में जो बीच जंगल में थी, और उस कुत्ते की भौंक के बारे में जो हमें चेतावनी दे रही थी। हमने जो कमरा छोड़ा था उसमें क्या हुआ होगा, और अगर हम रुकते तो क्या हो जाता, और सबसे बड़ी बात, हमारे चाचा ने क्या देखा था जो उन्होंने हमें उस कमरे के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। इन सवालों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। हर सन्नाटे में उस कुत्ते की भौंक सुनाई देती थी मुझे, मानो वो आपको कुछ बताना चाह रहा हो। मैं बस सोचता रहा और सुबह हो गई। मैं फिर सुबह अपने चाचा से बात करने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन वो सो रहे थे। मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वहां से घर के लिए निकल गया। पुणे से निकलने के बाद गाड़ी मानो खुद को तेजी से दौड़ा रही थी। 2 घंटे में हम पुणे से मुंबई पहुंच गए। घर आते ही मां खुशी से झूम उठी। उनके गले लगकर मेरी भी घबराहट थोड़ा कम हुई। घर आकर भी कहीं ना कहीं मन थोड़ा स्थिर नहीं था, तो मैंने अपने चाचा को फोन लगाया और उन्हें बताया कि हम घर पहुंच गए हैं और अब सब कुछ ठीक है। हिम्मत करके मैंने चाचा से फिर पूछा, चाचा जी अब बताइए ना कि आपने उस होटल रूम में क्या महसूस किया था। चाचा ने उधर से कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा मैंने देखा जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तब एक आदमी तुम्हारी पत्नी के बिस्तर के पास बैठा हुआ था। वो घूर रहा था एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ और खून से लथपथ था। मेरी पत्नी जो मेरे बगल में खड़ी थी उसकी सांसें अटक गई। चाचा की आवाज और भी धीमी हो गई, और बेटा वहां एक औरत और थी सफेद लिबास में। वो तुम्हें पकड़ने आई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो तुम्हें कमरे से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। उसके ठंडे स्पर्श को तुमने महसूस भी किया था। शायद तभी तुम बेचैनी से तड़प रहे थे। कुछ देर तो सन्नाटा रहा, लेकिन फिर चाचा ने आगे बताया, तुम लोगों के निकलने के बाद भी वो तुम्हारा पीछा करते रहे काफी दूर तक, लेकिन अचानक वो रुक गए, मानो कोई अदृश्य सीमा उन्हें पार करने से रोक रही। उनकी आवाज में एक खौफ था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। कुछ दिनों तक ये खौफनाक सफर हमारे जहन में घूमता रहा। हर रात नींद में उस औरत का ठंडा स्पर्श महसूस होता रहा, मानो वो अभी भी हमारे पीछे ही हो। फिर धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट आई। हमने फैसला किया कि इस भयानक अनुभव को
बुलाने के लिए इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं 5-7 बार गोवा घूम चुका हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। ये पहली बार था और आज भी हमें गोवा जाने में डर लगता है। अगर किसी रिश्तेदार या दोस्त का गोवा जाने के लिए प्लान बनता तो हम उन्हें सिर्फ एक ही बात कहते कि होटल लोटस में मत ठहरना, वो जगह हॉन्टेड है। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी सोचता हूं, असल में उस औरत ने मुझे छुआ था क्या? या वो आदमी अभी भी वहां बैठा होगा, किसी और को घूर रहा होगा? ये ख्याल अब भी मुझे डराते हैं। सच तो ये है, शायद हम सचमुच उस जगह से कभी नहीं निकले। दोस्तों, ये कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया हमें भेजी है मुंबई से नितिन ने। नितिन, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और दोस्तों, ये नितिन की रियल स्टोरी है जिसको हमने थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया है, लेकिन मोरलेस ये पूरी घटना नितिन के साथ घटी है 80 to 90%। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई किस्से हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको हॉरर नाइट्स विद अमित ड्योंडी में कहूँ अपनी आवाज़ में, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा। और मैं थोड़ा एक बात करना चाहता हूँ, जो ऐसे हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं बियॉन्ड हमारे इंटेलेक्ट के, जो हम समझ नहीं पाते हैं, जो लॉजिकल माइंड समझ नहीं पाता है, कुछ मिस्टिसिज्म हो जाता है हमारे साथ, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं हमारे आसपास जो आपकी एनर्जी के साथ कभी मैच करती है, कभी नहीं करती है, तो हमें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि वो जो एनर्जीज होती हैं उनके इमोशंस नहीं होते हैं, वो बेसिकली डिसएम्बॉडीड बीइंग होते हैं, जिनकी बॉडी नहीं है लेकिन वो बीइंग है, उनका अस्तित्व है। हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि उनकी कुछ अलग चाहतें होती हैं। हो सकता है वो नुकसान ना पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन वो हमारे पास ऐसा आता है कि वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगी। तो इसीलिए मैं तो भगवान को मानता हूँ, अपने इष्ट को जिनकी मैं पूजा करता हूँ, अपने गुरुओं को मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं और हमें अपने जिनको मानते हैं उनका हमारे पास आशीर्वाद रहता है, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन हमें उन जो वो बीइंग हैं उनकी भी हम रिस्पेक्ट करें और जितना जल्दी हो सके उनसे दूर चले जाएं, जो नितिन ने किया और उनको जैसा गाइड किया गया। तो बस यही कहना चाहता था मैं। दोस्तों, आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे ऐसे तो शेयर कीजिए और हम ये सिलसिला ऐसे ही आगे रखेंगे। एक बार फिर से थैंक यू सो मच नितिन अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।